आज फिर एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कहानी है, जिसका शीर्षक है मुनगे की फलियां। मुनगे की फलियां, मुनगा अर्थात हिंदी में इसको मुनगा कहते हैं, मराठी में सेवगा या शेवग्याचे शेंगा, मुनगे की फलियां। इस शीर्षक के अंतर्गत ये कहानी, जिसको लिखा है य गो जोशी, यशवंत गोपाल जोशी जी ने इस कहानी को लिखा है। संभवतः यह जोशी जी की पहली कहानी है। कहानी स्त्री विमर्श, या यूं कहें कि स्त्री के जितने भी रूप है या पहलू है, विविध पहलुओं को ये चित्रित करती है। और इस मुनगे के फलियों के जरिए किस तरह से परिवार टूटने से बचता है, इसी को सामने रखते हुए यह कहानी संभवतः रचित की गई है। तो हम कहानी को आरंभ करते हैं। कहानी में जो पात्र आएंगे और जो आपसी रिश्ता उन पात्रों के दरमियान होगा, आपको एक पेन और किताब की कॉपी रखना है और उसको लिखना है, ताकि भविष्य में हमारे लिए आसानी हो। तो कहानी जैसे आरंभ होती, देखिए, एक पिता है, पिता जिसका नाम है दामोदर पंत। तो दामोदर पंत को 3 लड़के हैं। सबसे पहला है श्रीनिवास, दूसरे नंबर का लड़का है नारायण, और तीसरे नंबर का अमृत। ऐसे 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। दामोदर पंत की असमय मृत्यु हो जाती है और स्टेट बहुत भारी है जाती है, और उन्होंने वसीयत वगैरह कुछ नहीं की थी। तीनों लड़कियों की शादियां, लड़कों की शादियां माफ करना हो गई है, और 2 लड़कियों में से बड़े लड़की की शादी हो गई है। अब एक ही लड़की बची है, जिसका जिक्र या केंद्रीय पात्र इस कहानी की वह है तारका। तारका की शादी नहीं हुई है, और उनकी शादी के पहले ही दामोदर पंत जी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो देखिए कि आज के संदर्भ में, आज के इस पारिवारिक कलह जिसको हम कहेंगे, इस कलह में एक बहन का स्थान, उसकी स्थिति क्या है और किस तरह से जैसे परिवार टूटने से बच जाता है, इसी पर आधारित यह कहानी है। जैसे मैंने कहा कि दामोदर पंत के 3 लड़कियों की शादियां हो चुकी थी, और एक लड़की की भी शादी हुई थी, और एक लड़की जो बिना ब्याह की रही है, वो तारका। अब इन तीनों में जो है आपसी रिश्ते, ये कहूं कि इतने अच्छे नहीं थे तीनों में। मतलब श्रीनिवास, नारायण और अमृत, छोटा लड़का है अमृत, इनके रिश्ते जो है वो ठीक नहीं थे। सब लोग अलग अलग होना चाहते थे पहले से ही, लेकिन स्टेट का बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए चाहते थे कि मजबूरी में यूं कहें कि एक साथ रह रहे थे। चाहते थे कि स्टेट का बंटवारा हो, संपत्ति या जायदाद का बंटवारा हो, क्योंकि दामोदर पंत की मृत्यु की शायद वो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कब हमारे पिता का देहांत हो जाता है और कब हमको जो है ये पूरी संपत्ति हमको मिलती है, इस तरह से। और तारका जो है वो सीधी सादी लड़की है, सुंदर लड़की थी। उम्र लगभग 14 बरस की थी, लेकिन उम्र के 8वें साल में ही उसे मातृ वियोग का दुख सहना पड़ा। मतलब उसकी माता का देहांत भी जो है दामोदर पंत की पहले ही हुआ है। मतलब कि माँ का सहारा भी नहीं है, और अब पिता की भी मृत्यु हुई है। तब से जब से जो है माता का देहांत हो गया, माता के देहांत के बाद पिता का भी देहांत हो गया,
तो सहसा बहुत दुख जो है उसको हुआ है, और बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की भी अब बहुत कम बोलने लगी है। जो बातें माँ से की जाती है वो अब किससे करे, मन की बातें मन में ही दबी रहती हैं, और परिणाम स्वरूप वो जो है वो खोई खोई रहने लगी। उसके स्वभाव में एक कूड़न सी आने लगी। जाहिर बात है, यदि व्यक्ति अपने मन की व्यथा को यदि दूसरे को नहीं बताए तो मन काफी भारी हो जाता है। मनुष्य अपने आप में ही रहना लगता है, मनुष्य अंतर्मन में कूढ़ने लगता है, सर झरझर होता है, चिंता से घटे शरीर। उस प्रकार से वो रहने लगी। माँ के चल बसने पर तारका ने दामोदर पंत को बहुत परेशान किया था। वो तरह तरह की जिद किया करती थी। एक दिन उसने जिद की और कहा कि आप आज मेरी जो है आप चोटी बांधेंगे। मतलब माँ तो पहले चली गई, पिता थे, तो जिसे पिता से ही वो कहने लगी कि आप जो है चोटी बनाइए, तुम सताने लगती है, छोटी है, आयु काफी कम है ना, 8 साल नहीं माँ चली गई है, इसलिए पिताजी को ही कहती है, हर सारी चीज कहती है, और जिद्दी है, चूंकि छोटी लड़की है इसलिए जिद तो होगी ही, तो वो जो है जिद करती है। दामोदर पंत ने पहले तो उसकी बात को टालने का प्रयास किया, लेकिन बालहट के सामने अंततः उन्हें ही झुकना पड़ा। जाहिर बात है, जो बालहट होता स्त्री हट होता, लेकिन स्त्री हट फिर भी थोड़ा सा टल जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन बाल हट के आगे किसी की नहीं चलती। तो कहा कि ठीक है मैं जानता हूं। अब दामोदर पंत भी नहीं रहे, क्या करें, अब किसको बोले, तारका भी किसको बोले ना, क्योंकि माँ तो चली गई, ठीक है, माँ तो माँ होती है, अब वो तो इस दुनिया में नहीं रही, पिता से थोड़ा सा लगाव ज्यादा हो गया, लेकिन अब क्या है कि पिता भी नहीं रहे ना, अब वो अकेली रहने लगी। तारका की माँ ने केवल श्रीनिवास की शादी देखी थी। श्रीनिवास की शादी हुई और 1 साल के भीतर ही माँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद शेष दोनों भाइयों की शादी हुई, क्योंकि जब तारका की माँ जीवित थी तो केवल बड़े बेटे की ही शादी हुई थी, बाद में वो चली गई और उसके बाद दोनों बेटियों की शादी हुई है। प्रत्येक भाई की शादी में तारका खुश हो जाती और कुछ दिन के बाद पछताती। देखिए ये दुनिया इसी प्रकार से है कि पहले बहुत खुश हो जाती तारका की मेरे ये भाई की शादी हो गई, लेकिन कुछ दिन के बाद पछताती। क्यों, क्या कारण है उसके पछताने का? जी हाँ, वही जो आमतौर पर आज के समय में हम देखते हैं, टीवी सीरियल या धारावाहिक जिसको हम कहते हैं कि सास की बहू थी, ये बहू में आती है तो जो भी ब्याही नंद है उनको तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर जब सास और ससुर न हो। जाहिर बात है, जो भी बहू आती है वो मालकिन बन जाती है ना। ये तो दुनिया का रिवाज है, सभी लोग अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए जिद्दोजहद करते हैं, प्रयत्न करते हैं, क्योंकि शादी के समय अजनबी सी शर्माती ननद के रिश्ते से बड़े आदर के साथ बर्ताव करने लगती उसकी भाभियां थोड़ी ही दिन के बाद घर की मालकिन बन जाती और तारका को धमकाने और समझाने लगती। मैंने जैसे पहले कहा, शादी के समय तो बहुत इज्जत दी जाती है उसके बाद जो भाभियां जो है इसके साथ जो सलूक करती ताकि मालकिन बन जाती है और धमकाते हुए कहती कि आजकल तुम्हें इस घर से विदा होना है, इसलिए इस घर के मामलों में दखल मत दिया करो। उनको जो है किसी का दखल अच्छा नहीं लगता है, क्या कहती है कि नहीं तुम अब इसमें दखल मत दिया करो। क्यों? क्योंकि कल को ब्याह कर जाना है, हमें यहाँ रहना है, इसलिए दखल मत कीजिएगा इस संसार में, इस परिवार में, है ना। इस पर उसने कभी अपने भाइयों से शिकायत नहीं की, क्योंकि सब भाई अपनी अपनी पत्नी के समर्थक थे और वो भाई उससे भी क्या कहते, क्योंकि उसने देखा है, वो जानती है अगर मैं भाई को कहूँ, भाई को कहूँ तो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो तो अपने पत्नियों के ही समर्थन में क्या कहते हैं गुलाम, हाँ पत्नी के गुलाम है, वो तो उन्हीं का समर्थन करेंगे, तारका का नहीं। भाग्यशाली लड़कियों की अपनी शादी की जल्दी इसलिए होती है कि उनकी आंखों के
अपने नए दाम्पत्य जीवन के रंगीन सपने होते हैं, लेकिन तारका भाभियों के ताने से परेशान होकर इस घर से मुक्ति की कामना में अपनी शादी जल्दी हो जाने की प्रार्थना करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि भाग्यशाली लड़कियों को अपनी शादी की जल्दी इसलिए होती है कि उनकी आंखों के सामने एक नया दाम्पत्य जीवन स्वप्न देखती है कि मेरा ब्याह होगा, मेरे पति अच्छा होगा, से बहुत लाड़ प्यार से मैं रहूंगी। कई सपने वो देखती है अपने दाम्पत्य जीवन के, लेकिन तारका इसलिए अपनी शादी की कामना कर रही है कि वो जो है अपने भाभियों के ताने से परेशान है। तो कहती है इनसे छुटकारा मुझे जल्द से जल्द मिले, इस मुक्ति की कामना करते हुए वो ब्याह करना चाह रही है। अब हुआ क्या है घर में, देखिए दामोदर पंत के चले जाने पर उनकी एक बड़ी सी तस्वीर दीवान खाने में लगाई गई। तारका जब कभी घर के माहौल को असहाय पाती, अपने पिता की तस्वीर से लिपट लिपट कर रोने लगती। क्या करेगी, कौन सुनेगा उसका। एक सामने जो दीवान खाना होता है वहां पर बड़ी सी तस्वीर जो है दामोदर पंत की लगाई है। तारका जब भी याद आती तस्वीर को लिपट कर रोने लगती। पिता की मृत्यु के 7 दिन बाद सभी भाइयों ने तय किया कि इसी समय स्टेट का बंटवारा किया जाए, लेकिन 10 दिन भी नहीं रुका है 7 ही दिन में, क्योंकि सभी भाई चाहते थे कि पिता की मृत्यु हो और हमें जो जायदाद है, जो संपत्ति है, ये मिले। तो 7वें ही दिन देखिए दुनिया की आदमी चला जाता है ना, उसकी कोई याद नहीं करता, बल्कि उसके पीछे जो छोड़ गया संपत्ति उससे ज्यादा इनको प्रेम पिता से। सभी चाहते हैं कि इससे बंटवारा किया जाए, लेकिन तारका का क्या करे, बंटवारा तो होगा, पैसा है, ये इधर ये लेगा, वो उधर लेगा, वो कितने पैसे है, इतना पैसा है, तीनों में तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, घर है घर भी काट दिया जाएगा, उसके पैसे से बंटवारा होगा। लेकिन एक बिन ब्याही बहन अर्थात दामोदर पंत की लड़की तारका है, उसका क्या करे, उसका बंटवारा कैसे करे, कि उसका 3 हिस्से करके 3 को बांट, नहीं, ये तो संभव नहीं है। फिर शादी होने तक तारका किसके पास रहे, कि कितना बड़ा गंभीर प्रश्न है इनके पास, हालांकि इनकी सगी बहन। लेकिन आज कल के जमाने में इंसानियत, मनुष्यता, रिश्ते नाते, बहन कुछ नहीं रहा है। क्या है, प्रश्न उपस्थित हुआ है, पैसे का तो बंटवारा हो गया, लेकिन तारका का बंटवारा नहीं हुआ कि तारका किसके पास रहे। पैतृक घर श्रीनिवास के हिस्से में आया था, तो पिता का जो घर है पैतृक जिसको कहा जाता है, ये बड़े बेटे श्रीनिवास के हिस्से में आया था। नारायण और अमृत ने नगद राशि लेकर घर छोड़ दिया। नारायण ने और जो है अमृत ने क्या किया, बजाय उस घर के कहा कि हमें पैसे दीजिएगा, हमें घर नहीं चाहिए, हम अपना घर ले लेंगे। परंपरा के अनुसार तारका को बड़े भाई श्रीनिवास के साथ रहना था। अब जब परंपरा जो है बड़ा भाई है तो, और पिता का घर भी उसी के हिस्से में आया, तो जाहिर बात है तारका को जो है वहीं पर रहना था। लेकिन ये बात श्रीनिवास को अच्छी नहीं लगी, कहा कि ये भी तो उनके भाई है, हालांकि ये बड़ा भाई है, ये अपने बहन का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन ये भी नहीं चाहता है, ये भी नहीं चाहता है ना। वो क्या करता है, श्रीनिवास ने इसके लिए एक शर्त रखी। देखिए शर्त, आपसी रिश्ते नातों में शर्त, कितनी शर्त की बात है कि वो शर्त रखता है, बड़ा भाई शर्त रखता है। क्या शर्त है कि अगर तारका को उनके साथ रहना है तो नारायण और अमृत के घर की दहलीज पर पांव नहीं रखेगी, कभी राह चलते लोगों को मिल भी गए तो उनके साथ बात नहीं करोगी, और अगर ये पता चला कि कभी वो उनके घर गई या कहीं उनसे बात की तो उसी शर्त से घर से बाहर कर देंगे। यही शर्त नारायण और अमृत ने भी रखी। देखिए कितना अजीब है, शर्त रखी है। श्रीनिवास कहता है कि मैं घर पे तारका रह सकती है, लेकिन वो क्या है, अपने भाई के पास नहीं जा सकती है। यदि मिल भी जाए नारायण और अमृत तो उनसे बात नहीं करेगी, अगर मालूम हो गया मैं घर से निकाल दूंगा।
पता नहीं कितना भार है इस बहन का, एक बार चली जाएगी तो पछताए। लेकिन फिर भी अब यही शब्द जो है नारायण और अमृत भी रखता है। कहते हाँ हम भी पालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी शर्त है कि वो भी नहीं जाए। 3 बच्चे वाली माँ किसी को काल कहे कि माँ मैं तुम्हारे किसी एक बच्चे को जान लूंगी, तब तुम्हें आजादी है कि किस बच्चे का चयन करो। बेचारी माँ क्या करे, किसे चयन। यही हालत हो गई तारका की। किसी की माँ के 3 बच्चे हैं और उनसे कहे काल महाकाल यम कहे कि मुझे 3 बच्चे में से एक बच्चे को मारना है, लेकर जाना है। और मां से कहना कि बताओ तुम किससे चुनोगे। कितना मुश्किल सवाल है, क्या जवाब देगी मां? क्योंकि मां की ममता जो है आर्द्रा की तरफ होती है। आर्द्रा जो नक्षत्र होता है सभी तरह समान बरसता है, सभी के लिए उतना ही प्रेम अपनी माँ के लिए होता है। माँ के लिए काला कलूटा नंगा लगड़ा ये बच्चे वैसे कुछ नहीं होता है, उसके लिए तो वो लाल होता है, उसके लिए वो राजा बेटा होता है। यही हालत है वो तारका की हुई। तारका की दशा ठीक उसी माँ की तरह थी। अंततः तारका ने तय किया कि वो बड़े भाई श्रीनिवास के साथ रहेगी, दूसरे भाइयों से बात न करने और उसके घर न जाने की शर्त कायम थी। उसने कहा कि ठीक है, अब बड़ा भाई है, उसने भी चयन किया कि मैं बड़े भाई के पास रहूंगा और शर्त के अनुसार मैं जो है नारायण और अमृत इन दोनों के घर पर नहीं जाऊंगी। अब इस तरह से 1-2 मास बीत गए, 1-2 महीने जो है इसमें बीत गए। घर में कुछ कहासुनी हो गई, इसलिए तारका ऊपरी माले पर खिड़की में सटक कर बैठी रही। रास्ते पर आते जाते लोगों को देख रही थी। अचानक उसने देखा कि मंझला भाई नारायण रास्ते से गुजर रहा। अब कुछ कहासुनी हो गई, 2-3 महीने हो गए, ननद और भाभी में कहासुनी हो गई। तारका ऊपर के माले पर चली गई, सटक कर बैठ गई और बाहर से जो रास्ता आता जाता था वहां पर उसको मंझला भाई, बीच का जो भाई है नारायण दिखाई दिया। मन में एक ललक उठी, भाई कितना कहा तो भाई है उसके लिए। आते जाते उसने ऊपर देखा, भाई बहन की आंखें परस्पर टकराई। जाहिर बात है वो भी जानता, उससे भी थोड़ा बहुत प्यार है, बहन है, रिश्ते नाते ऐसे ही नहीं टूटते हैं। उसने भी जैसे पैतृक घर है तो ऊपर देखा और दोनों की आंखें टकरा गई। तारका का गला भर गया, सगे भाई से वो बात नहीं कर सकती। नारायण ने उदास नजरों से बहन को देखा और अपने पैतृक घर को देखा और सिर झुकाकर चला गया। वो कर भी क्या सकता था, अपने पिताजी के घर को उदास आंखों से जो है उसने देखा और चल गया। चहुओर प्राप्त अपेक्षा का तारका का स्वभाव बड़ा भावुक बनता जा रहा था। छोटी उम्र में ही उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे थे, जिसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। ऐसे बौने पौधों को जल्दी फूल फलते हैं। तारका के मन में कई प्रश्न उठते थे, क्यों मेरी उपेक्षा होती है और इस तरह जीने से क्या फायदा। पराई घर की लड़कियां यहाँ आकर घर की मालकिन बन जाती है, मुझ पर शेखी पगारती है और मैं उनकी दया के टुकड़ों पर पलती हूँ। और हमारे भाई, वाह क्या कहने, अपनी बहन की प्रतिष्ठा की मान अपमान की उन्हें कोई परवाह नहीं। अपने सगे भाइयों के घर जाने की मनाही क्यों, उनसे बात करने पर रोक है क्यों। उसके मन में जो है कई प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। कम उम्र, ज्यादा उम्र नहीं है, इस तरह से बहुत ज्यादा जो है समस्याएं यदि किसी के दिमाग में है, उसके मन मस्तिष्क में है, परेशान हो जाती है। कई सवाल उसके मन में उठते हैं कि अपने ही भाई से बात करने की मनाही है, कल की आई हुई लड़कियां मालकिन बन जाती है, जबकि उसके खुद पिता का घर है, उसी को जो है यहाँ पर अपमान सहन करना पड़ता है। मैं उनके दया के टुकड़ों पर पलती हूँ, ऐसा क्यों। तारका पूछ रही है सवाल। तारका बेटे, इस संसार में ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर देते हुए मन विषाद से भर जाता है। बस अपने आप को सांत्वना देने के लिए मान लो कि तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है।
देखिए फिर वो जो है एक अपने मन को ही बात करती है और दूसरा मन उत्तर देता है, कहता कि तुम्हारी तकदीर ही है। हालांकि ऐसे नहीं होता, कोई तकदीर या नसीब है ना। आदमी आदमी जब विफल हो जाता है, जब आदमी, मैं क्या कह रहा हूं कि आदमी जब विफल हो जाता है तो वो तकदीर पर कोसते रहता है कि मेरे तकदीर में ये नहीं लिखा है। लेकिन जब सफल होता है, जब कुछ उसको फल मिलता है, फल की प्राप्ति करता है, उद्देश्य को पूर्ण करता है, तब कभी नहीं कहता कि मेरे नसीब में था मुझे मिला, नहीं, है ना। एक शेर है, बहुत अच्छा शेर मुझे लगा, मैं आपको बताता चलूं कि शेर इस प्रकार से था कि मत कर यकीन हाथ के लकीरों पर, मत कर यकीन हाथ के लकीरों पर, उनके भी नसीब होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मतलब वो कमर जाता है क्या, जिसको हाथ नहीं है, जिसको पंजा नहीं है, उसमें तो लकीरें ही नहीं है, जीवन रेखा ही नहीं है, लेकिन वो मरा हुआ नहीं है, वो तो जिंदा रहता है। लेकिन सांत्वना देने के लिए, बहलाने के लिए कहते ठीक है तुम्हारी तकदीर ही जैसे ऐसी है। दुख और विषाद से भरे मन में तारका नीचे उतर आई। आंगन में कई तरह के फूलों के पौधे थे, उन्हीं में मुनगे का एक बड़ा सा पेड़ था। वो जो है चल विचल की स्थिति है मन में, वो ऊपर से नीचे आ जाती है। और आंगन में कई जो है फूल के पौधे वगैरह हैं, और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा मुनगे का पेड़ है। मुनगा अर्थात सेवगा, इसको हमने कहा है सेवा, क्योंकि ये मराठी कहानी है, शेवग्याचा शेंगा, इसको हिंदी अनुवादित किया है। और उसके पहले भी हमने पहले के पीरियड में भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, कई शब्द जो है मराठी के इसमें आएंगे, क्योंकि अनुदित होकर जो है आपके लिए आएगी। तो आंगन में मुनगे का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो बैठ गई। उसकी पिछली यादें ताजा हो गई। जब माँ थी तब इसी पेड़ के नीचे संवाद रुक जाता है, मतलब तो माँ थी तो इसी पेड़ के नीचे बैठा करते थे, चैन से सुकून से खाना वगैरह खाते थे। लेकिन अब जैसे कुछ भी नहीं। उसके मन में कुछ ठान लिया, जैसे बताया नहीं कहानीकार ने, लेकिन मन में एक चीज ठान ली। वो घर के अंदर गई और एक बड़ी सी लाठी लेकर आई और उससे मुनगे की फलियां गिराने लगी। इतने मुझे पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसके मन में आया, वो अंदर चली गई और एक बड़ी सी लाठी लेकर, ससा बाम्बू जिसको कहा जाता है, ऊंचा, और जो है वो मुनगे की फलियां जो है वो गिराने लगी। इतने में श्रीनिवास की पत्नी, उसकी भाभी चिल्लाती हुई बाहर आई, अरे ये क्या कर रही हो, फलियां तोड़ रही हो, इस त्योहार को फलियां मुझे अपने मायके पहुंचानी है। मतलब वो आती है, भाभी चिल्ला रही है गुस्से से, अरे ये क्या कर रही हो, क्यों फलियां गिरा रही हो, मुझे इस त्योहार को जो है मेरे अपने मायके भेजनी है, ये फलियां तुम क्यों गिरा रही हो। मतलब उस मुनगे के फलियों पर तारका का कोई अधिकार नहीं, जबकि ये पैतृक उसका घर है, उसके पिता ने लगाया हुआ यह पेड़ है। लेकिन वो जैसे उसका अधिकार इस पर नहीं। भाभी कह रही, अरे तुम क्यों तोड़ रही है, मुझे इतवार को जो है मेरे अपने मायके पहुंचानी थी ये फलियां। तारका ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, वो चिड़ी हुई है, मन में कुछ ठाना हुआ, उसने ध्यान ही नहीं दिया। मन ही मन वो सोचते हुए कि वाह खूब न्याय कर रही हो, मेरे मायके की फलियां तुम्हारे मायके पहुंचेगी, ये लाठी से फलियां तोड़ के नहीं। वाह क्या न्याय है, मेरे मायके की फलियां तुम्हारे मायके चली जाएगी, मतलब मेरा उस फलियों पर क्या अधिकार नहीं है ना। इस तरह से भाभी कसकसाती हुई कहने लगी, मेरा कहना नहीं मानोगी, ठीक है आने दो तुम्हारे भैया को, फिर देखना इसका नतीजा। तो वो धमकाती है, आने दो भैया को, जैसे भैया आएंगे तो इसको मारेंगे, है ना। क्योंकि कहानी कहानी के संदर्भ में हमने कहा कि जो भी नई बहुएं आती वो मालकिन बन जाती है। और ये जो लड़के हैं श्रीनिवास, नारायण, अमृत, ये अपने पत्नी के समर्थन में चले जाते हैं, या कहें शब्द है उसको जोरू का गुलाम। इस तरह से यह है, तो वो जानती है कि मैं आऊंगी, आने के बाद पति को कह दूंगी, श्रीनिवास को कह दूंगी, ये मेरी बात नहीं सुनती है, एक से दो लगाएगी ना, आने दो तुम्हारे भैया को ना, फिर देखना इसका नतीजा। बता देती हूँ तुमको, मतलब जब मारेंगे ना या तुमको हकल के देंगे तो सब लोग समझेगा। तारका ने 15-20 फलियां समेट ली और जाते जाते कहा, मैं चाची के घर जा रही हूँ। उसने जो है वह फलियां तोड़ी और कहा कि मैं जो है वो चाची के घर जो है वो जा रही हूँ। यहाँ पर आकर ससा हम रुकते हैं
और कहानी का जो शेष भाग है वो जो है